मेरे जो टेन्योर के अंदर है वो काफ़ी कुछ तक हमारे यहाँ अप्रूव कॉलोनी होनी चाहिए थी, वो थोड़ी बहुत हो गई है और थोड़ी बहुत पाइपलाइन में है। मुझे लगता है चुनाव से पहले भी वो सब कुछ अप्रूव हो जाएगा। अब जो है मुझे लगता है 500 बेड का हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाएगा। सेक्टर 10 के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी 100 बेड और बनाने का विचार मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है था और राव इंद्रजीत सिंह कह के गए थे भी तरह प्रोग्राम बहुत सफल प्रोग्राम रहा। इंटरसिटी बस स्टैंड और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड हम बनाएंगे। वो मेरे को बस स्टैंड बनवाना है और एक हॉस्पिटल बनवाना है। अगर संगठन दोबारा मौका देगा तो मैं दोबारा से चुनाव लड़ूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मेरे प्रति जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर था और माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद था। एमपी के साथ चुनाव कराएंगे, एमएलए के तो भी ठीक है और नहीं तो अपने टाइम पे हो जाएंगे तो भी ठीक है। देखिए गांव के अंदर जाया करते थे हम, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। आज तो जो है डब्बे से डब्बे बना के मल्टी स्टोरी बना दिए, उसके अंदर लोग रह रहे हैं। कुछ इलीगल कट जो है लोगों ने खोल रखे हैं, उसके लिए विधानसभा में मैंने उठाया था कि इतने इलीगल कट बना रखे हैं और इतनी भी डेथ हमारे यहाँ हो गई हैं। अगले इंटरव्यू से पहले मैं इसके ऊपर काम भी कर दूंगा और चिट्ठी भी लिख दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिल भी लूंगा। मेरे टेन्योर के अंदर बॉम्बे एक्सप्रेसवे पूरा भाजपा सरकार का 2 शतक बन गया। केएमपी का भी निर्माण पूरा हो गया और द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। जो नेशनल हाईवे है वो बादशाहपुर ड्रेन से जुड़ा हुआ है वो, और हमने अब जो है पूरी कंप्लीट बना दी है और ड्रेन से जोड़ दिया है। लेकिन हमसे पहले की चुनाव तो जो है फरीदाबाद के ड्यू हैं, तो आचार संहिता लग जाएगी 10 मार्च से पहले मुझे लगता है वो। तो मुझे लगता है कि चुनाव शायद हमारे चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद जो है वो होंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी। इनकी बड़ी पहचान इनके पिताजी से भी रही है। पिताजी सीताराम सिंगला ऐसी शख्सियत थे जो बिना विधायक बने भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुषों में उनकी गिनती होती रही थी। उन्हीं के बेटे सुधीर सिंगला हैं, वकालत करते थे विधायक बनने से पहले। आज एनजेपी को इन्होंने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। सीधे सवालों पर आते हैं बिना किसी भूमिका के। आप 2019 से गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2014 से 2019 तक उमेश अग्रवाल, वो भी भाजपा का चेहरा थे, भाजपा ही में थे, भाजपा के विधायक थे। आप पहले अपने कार्यकाल की बता दीजिए कि 2019 के बाद सुधीर सिंगला जी की मेहनत से, उनके परिश्रम से, उनके विधायक रहते हुए गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला। आपका बहुत बहुत अभिवादन और आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि 2019 के बाद हमने गुड़गांव के अंदर काफ़ी काम करवा दिए हैं। और जैसे आपको पता है कि कोविड लग गया था शुरू के अंदर, 2020 के शुरू के अंदर, और 2 साल कोविड चला। लेकिन कोविड के टाइम पे भी कोविड में तो आप खूब 51 लाख रुपए मैंने सीएम रिलीफ फंड को दिए और सीएम में 51 लाख रुपए मैंने आप जैसे भले पुरुषों से 10-10 रुपये 50-50 रुपये लेके चेक के थ्रू लिए मैंने। कोई मेरे पास कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि पंचायत के यहाँ से डोनेट कराया हो मैंने वो। और कई बार किसी बड़ी फर्म ने 11-11 लाख रुपए भी मेरे को दिए, लेकिन 51 लाख रुपए मैंने मुख्यमंत्री जी को दिए। और मैंने 7.5 लाख रुपए गौशालाओं को दिए। 7.5 लाख रुपए के मतलब मेरे पास जो है वो संघेल नूह के अंदर जो पड़ती है वहाँ से टेलीफोन आया है कि 5 लाख रुपए मुझे भिजवाओ। मैंने कभी गुड़गांव मेरे पास है, गुड़गांव में बहुत खर्चे हैं, उन्होंने कहा वहाँ भी भिजवाए। एक शर्मा जी आ गए थे मेरे पास सिद्धेश्वर मंदिर में, उन्होंने 10 लाख रुपए मेरे पास कैश लाए थे, लेकिन मैंने कभी 5 लाख रुपए मुझको गौशाला के नाम भेज दो, तो उन्होंने 5 लाख रुपए जो है आरटीजीएस कर दिए, 10 लाख रुपए अपने कैश लेके चले गए वो। तो और फिर जो है मैंने 20 बस और 5 एम्बुलेंस से शुरुआत करी चलाने के लिए। सेक्टर 52 में मैंने कंप्लीट कॉलेज बना दिया। नगर निगम का ऑफिस बन रहा है, माता शीतला का मंदिर बन रहा है। गुड़गांव बाजार में पार्किंग लगभग 90% के करीब 95% काम हो चुका है। इफ्को चौक के ऊपर फ्लाईओवर बनवाया, सोना से एलिवेटेड पूरा सोना
रोड बनवाया, महावीर चौक पर अंडरपास बनवाया, सेक्टर 14 में पार्क बनवाया, सेक्टर 14 में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाया, सेक्टर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पूरा लड़कियों का एक हॉस्टल, 7वां हॉस्टल पूरा बनवाया। 5 लाख का हमने आयुष्मान कार्ड हम बना ही रहे हैं। सूर्यवीर इलाके में एसटीपी प्लांट से बूस्टिंग स्टेशन बहुत का लंबी सूची लेके बैठे बहुत हैं आप। अच्छी सी है, सुना दीजिए आप। सेक्टर 14 में डाकघर का उद्घाटन किया, सेक्टर सुखराली के अंदर वाल्मीकि चौपाल खोली, सब पार्कों को ओपन जिम कराने की कोशिश करी है। गुड़गांव में फिरोज गांधी कॉलोनी के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर कमरे व डिस्पेंसरी 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत से बनवाया। प्रजापति समाज के लिए पटौदी चौक इलाके में महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का अनावरण किया। गुड़गांव में डीएलएफ फेज 1 में हमने आरएस राठी बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। डीएसडी कॉलेज में इग्नू सेंटर का भी हमने उद्घाटन किया। सेक्टर 4 के अंदर बाल भवन बन रहा है। अर्जुन नगर के अंदर हमने पूरा कंप्लीट स्कूल बना दिया है। अतुल कटारी चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास बन गया है। सेक्टर 14 के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर थोड़ा सा काम बकाया है उसका, और सेक्टर 12 के अंदर कम्युनिटी सेंटर की ज़मीन 25 साल से ढूंढे नहीं मिल रही थी, उसको ढूंढ लिया और हमने उसको 4 दीवारी करा दिया है। किसी भी दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका बिल्डिंग का काम शुरू करा देंगे। बॉम्बे से वैसे तो मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे टेन्योर के अंदर बॉम्बे एक्सप्रेसवे पूरा भाजपा सरकार का है। भाजपा सरकार का 2 शतक बन गया। केएमपी का भी निर्माण पूरा हो गया और द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। थोड़ा सा आप उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिन विषयों पर आप कई बार विधानसभा में भी मुखर हुए हैं। आपके वो इश्यूज, मुझे जहाँ तक याद है 2021 में ऐसी स्थिति थी, आपका बेसमेंट भी पानी से भर गया था, काफ़ी वायरल वीडियो हुए थे। उस दौरान आपके पास मीडिया के लोग भी पहुँचे थे सवाल जानने के लिए कि जल भराव, जल जमाव की स्थिति क्या है। तब के 2021 के बाद में क्या बदलाव देखते हैं? जल भराव की समस्या जो गुरुग्राम की बहुत बड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिसकी गूंज पहुंचती थी, उसका समाधान कराने में आप कहां तक कामयाब रहे? देखिए, बादशाहपुर ड्रेन जो है पूरी कंप्लीट नहीं बनाई गई थी वो, और बादशाहपुर ड्रेन जो है हमारा जो नेशनल हाईवे है वो बादशाहपुर ड्रेन से जुड़ा हुआ है वो, और हमने अब जो है पूरी कंप्लीट बना दी है और ड्रेन से जोड़ दिया है। और देखिए, अगर आम तौर पे बारिश इतनी नहीं हुआ करती है, लेकिन अगर परमात्मा नाराज हो जाए तब ज़्यादा हो गई थी और ज़्यादा बारिश हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, तो पानी निकलना थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन गुड़गांव ऐसी भूमि है कि माता शीतला की भूमि है, यहाँ पर जो है पानी बरसता है, घंटा आध घंटा रुकता है, लेकिन सब कुछ जो है वो शिविर से निकल जाता है। ऐसी व्यवस्था बना रखी है। और थोड़े से जो पुलिया और डैम जो थोड़े से कमज़ोर थे और नहीं बन पाए थे, वो भी हमने दुरुस्त कर लिए हैं। और इफ़को चौक के ऊपर जो ड्रेन बनानी थी, ड्रेन में मैंने पिछली बार क्वेश्चन उठाया था और जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सीएम और एसडीओ को सस्पेंड भी किया था, वो उसको भी जो है वो पूरा करा दिया गया है। तो मेरा ख्याल अब जो है ऐसा वो काम कर दिया है कि बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर दिक्कतें नहीं आएंगी। सिंगला साहब, एक इशू आपने विधानसभा में भी उठाया। पहले 900 मीटर का दायरा था, आयुध डिपो की बात कर रहा हूँ मैं, फिर 300 मीटर घटा करके किया, उसके बाद भी वो इशू स्टैंड कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अवैध निर्माण होते हैं, क्या कहीं ना कहीं उसके पीछे सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है? जैसे दीनदयाल आवास योजना आई, आपको तो पता है कितने महंगे प्लॉट्स हैं वहाँ पर, आम आदमी कैसे ले सकता है? सस्ता घर आम आदमी बना नहीं सकता, इसलिए वो अवैध कॉलोनियों में भागता है और फिर इसी तरह की समस्याएं आती हैं। उन अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करना पड़ता है। ये मैं तो काफ़ी वर्षों से देखता आ रहा हूँ। क्या सॉल्यूशन आप उसका कर पाए आयुध डिपो के पास का? अब उसकी क्या स्टेटस है, वो थोड़ा सा बताएं एक बार। देखिए, आयुध डिपो का सॉल्यूशन जितना करना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है और हाई कोर्ट के भी जो आदमी हैं मुझे मिलते रहते हैं वो, और ग्रीवेंस जिनको हो रही है वो भी मिलते रहते हैं। लेकिन मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी मैंने 7-8 बार क्वेश्चन उठाया है वो। और जहाँ तक देखिए अवैध निर्माण की बात है, वो तो गलत निर्माण करेगा तो गलत, तो अब अवैध है तो अवैध ही उसको काउंट किया जाएगा। जी। वो तो ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे जो टेन्योर के अंदर है वो काफ़ी कुछ तक हमारे यहाँ अप्रूव कॉलोनी
होनी चाहिए थी वो थोड़ी बहुत हो गई हैं, और थोड़ी बहुत पाइपलाइन में मुझे लगता है चुनाव से पहले भी वो सब कुछ अप्रूव हो जाएगा। वो थोड़ा सा राजेंद्र पार्क वगैरह सबको मिला के, लेकिन राजीव कॉलोनी वगैरह मिला के, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आज डिपो के अंदर कश्मकश चल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि पानी का टैप जो है पब्लिक टैप जो होती है वो लगना चाहिए। पब्लिक टैप का मतलब ये होता है कि भी एक बूथ पे बाहर लग जाता है, और उसके लेकिन घर डोर टू डोर जो है प्रधानमंत्री जी का जो है हर घर के अंदर नल वाला स्कीम जो चल रही है उसके अंदर हम कुछ दे पाए हैं वो पानी, लेकिन फिर भी कुछ सड़कें अप्रूव बना दी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह रही हैं, लेकिन वो कुछ समय के साथ बन जाएंगी। सुधीर सिंगला जी बेशक गुरुग्राम विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे गुरुग्राम निगम को एक इकाई के रूप में जब देखते हैं तो सुधीर सिंगला उससे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि आपस में सबकी कनेक्टिविटी है, सब समस्याओं की कनेक्टिविटी है। बादशाहपुर हो, गुरुग्राम हो, पटौदी हो, सोना भी आ गया, सबकी कनेक्टिविटी बराबर सी है समस्याएं। नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, लंबे समय से लटके हुए हैं, लोगों को इंतजार है। सुधीर सिंगला जी क्या सोचते हैं? सरकार लटका रही है, चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, अधिकारियों के स्तर पर कोई लापरवाही हो रही है, या विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद सरकार चुनाव कराने का इंतजार कर रही है? देखिए, मैंने एक बार जब पिछली शायद जनवरी की बात है, उसमें एक बार एनडीटीवी वाले आए थे और इंडियन न्यूज़ वाले भी आए थे मेरे पास। जब मैंने सितंबर के अंदर अपने तरफ से कह दिया था कि सितंबर के अंदर चुनाव हो सकते हैं, तो लेकिन सितंबर में चुनाव नहीं हुए, ये बात ठीक है, लेकिन हमसे पहले की चुनाव तो जो है फरीदाबाद के ड्यू हैं, 1 साल पहले हमसे चल रहे हैं। वो अगर हमारे को 1 सवा साल आज हमारा गुड़गांव के अंदर हो गया तो उसको 2 सवा 2 साल हो गए। लेकिन आपकी वार्ड बंदी पूरी हो गई? हाँ, वार्ड बंदी पूरी हो गई, रिजर्वेशन हो गई। रिजर्वेशन पे भी सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे कि भाई देखिए वो तो सीट कम कर दी गई अनुसूचित जाति की। सीट तो कोई कम नहीं करी गई है, लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगता है कि कम हो गई है तो अब देखिए थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ता है। अभी तो रिजर्वेशन 4 तारीख की शायद की थी उन्होंने, वो 4 तारीख के बाद 1 महीने का टाइम देना पड़ता है आपत्तियों की सुनवाई के लिए। आपत्तियों की सुनवाई के लिए। उसके अंदर कुछ लोग मुझे पता लगा हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं वो, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आचार संहिता। एक विधायक के रूप में आप पहले चुनाव चाहेंगे विधानसभा चुनाव से कि बाद में चाहेंगे? नहीं, मैं तो पहले चाहता था, लेकिन अब टाइम जो है मुझे लगता है कि जी रहा नहीं है वो। अगर एक महीने का टाइम दे देते हैं 4 तारीख के बाद से 4 फरवरी तक टाइम चला गया तो आचार संहिता लग जाएगी 10 मार्च से पहले मुझे लगता है वो। तो मुझे लगता है कि चुनाव शायद हमारे चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद जो है वो होंगे। चलिए अब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं। अभी नागरिक अस्पताल का मुद्दा ये है, गुरुग्राम में बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, पूरी दुनिया भर के पेशेंट्स यहाँ आते हैं, भारत से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ आते हैं, चिकित्सा सुविधाओं की तारीफ हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर क्या? सुधीर सिंगला जी हमें ऐसा बताएंगे कि सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में हमने ये किया। देखिए, हमारे यहाँ नागरिक अस्पताल एक बहुत बड़े कमी रह गई है गुड़गांव के अंदर, लेकिन कमी नहीं रही है वो। देखिए, उसका पहले डिमोलिशन होना था एक, फिर मैंने कहा था भी माननीय मुख्यमंत्री जी को 500 बेड का बना दो, तो 500 बेड के लिए बनाने के लिए उन्होंने प्रक्रिया चालू करी, और जो है हमारे को एजुकेशन बोर्ड जो एजुकेशन स्कूल पढ़ता है उसकी ज़मीन भी हमने अपने हॉस्पिटल में ले ली है और दीवार भी बना दी है। अब जो है वो टेंडर फ्लोट करना CPWD को काम दे दिया गया है, वो टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं और महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर टेंडर लग जाएगा और वो बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया कि एजुकेशन एक ज़मीन लेना जो है ना जी, वो हमारे लिए, मुझे तो ये पता लगा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी ज़मीन ली जाती है, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। वो 4 साल उन्होंने ज़मीन ही लेने में निकल गए हैं, लेकिन अब जो है मुझे लगता है 500 बेड का हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ बहुत सी PHC हैं, वो गुड़गांव गांव के अंदर भी है,
पटेल नगर के अंदर भी है, ऐसे राजेंद्र पार्क में भी है, लक्ष्मण विहार में भी है। वो पीएचसी भी कवर करती है। एक 31 सेक्टर के अंदर पॉली क्लिनिक नाम से हमने खोल दिया है। उसके अंदर सारे टेस्ट उस्ट हो जाते हैं और सब कुछ जो है ओपीडी वगैरह चलती है वहाँ पर। और सेक्टर 10 के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी 100 बेड और बनाने का विचार मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है वो लोगों को मिल रही है। एक इश्यू आता है यूनिवर्सिटीज जो है, डिफेंस यूनिवर्सिटी का इश्यू उठाती है कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए। दूसरा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का उठाती है, इनकी बिल्डिंग्स का उठाती है। कह रहे इनकी बिल्डिंग कहाँ है, घोषणाएं हैं, काम नहीं कर पाई सरकार। काम नहीं कर पाई ये तो बात नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ कई यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। एक अशोक सिंघल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई है। एक जो है वो कौशल रोजगार के नाम से भी यूनिवर्सिटी जो है पलवल में बनाई गई है। और हमारे गुड़गांव के अंदर जो है वो गुड़गांव यूनिवर्सिटी अपने उस पर चल रही है। प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ एडमिशन भी हो गए हैं और एडमिशन भी चल रहे हैं और बच्चे भी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी जो अपनी बिल्डिंग है वो ज़मीन देख ली गई है वो और उस पर काम चल रहा है। थोड़ा संगठन स्तर पर बात करें, पन्ना प्रमुख सम्मेलन आपके विधानसभा का हो गया? हाँ हो गया जी। क्या स्थिति आपकी बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियों की क्या स्थिति अभी? बहुत कामयाब रहा हमारा पन्ना प्रमुख। लगभग 4-4.5 हज़ार लोग आ गए थे उसके अंदर वो। और 5 दोनों आए थे, राव इंद्रजीत, राव नरवीर भी आए थे, राव इंद्रजीत सिंह भी आए थे, सुधा यादव जी भी आई थी और गार्गी कक्कड़ हमारे यहाँ प्रधान थी उस समय बन गया था। और 27 अक्टूबर का शायद हमने किया था वो और बड़ा कामयाब हो गया था। और राव इंद्रजीत सिंह कह के गए थे भी तरह प्रोग्राम बहुत सफल प्रोग्राम रहा। आपको कभी राव इंद्रजीत, राव नरवीर, सुधा यादव ये जो टकराव बीच बीच में आता है इनको कैसे तालमेल बिठाते हो आप? काम तो सबसे ही नहीं काम तो मेरे को सबसे लेना पड़ता है और मैं सबके पास जाता भी हूँ और मेरी सब जो है मानते भी हैं और मेरे को तो कोई टकराव की स्थिति नहीं लगती। आपको टकराव की स्थिति नहीं लगती, ठीक है। अभी संगठन के आगे जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से सुधीर सिंगला जी की, हम भी मानकर चलते हैं कि दावेदारों में एक आप भी है। आपको दूसरी बार क्यों चुना जाए? आपके काम की लिस्ट के आधार पर जो आप मुझे गिनवा रहे हैं अभी आपने बताई है, या संगठन का पैमाना कुछ दूसरा होता है? टिकटार्थी बहुत सारे होते हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाता है। तो आपके पास दूसरी बार अगर आपको जनता चुनती है तो क्या रोड मैप आपका रहेगा? क्या ऐसे काम हैं जो आपके मन में हैं कि मैं इस योजना में नहीं कर पाया हूँ, अगली योजना में मैं इनको पूरा करना चाहूँगा? देखिए जितने काम हमारे रह गए हैं, एक बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड की हमने कहा था कि इंटरसिटी बस स्टैंड और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड हम बनाएंगे। वो मेरे को बस स्टैंड बनवाना है और एक हॉस्पिटल बनवाना है। और जो है हमारी जाम की समस्या बहुत भारी गुड़गांव के अंदर है, उसको भी थोड़ा सा हमने करना है। और भी जो थोड़े बहुत जो काम रहेंगे वो भी मैं करूँगा अगर संगठन मुझको दूसरा मौका देगी और अगर गुड़गांव की जनता मुझको पसंद करेगी तो। वैसे तो मैंने जितने काम गिनवाए हैं वो तो कर दिए हैं, वो कोई बात नहीं है। और लोगों की सेवा भी मैं करता हूँ। शुक्रवार के दिन मैं अपने ऑफिस भी बैठता हूँ, ऑफिस के अंदर भी मेरे को 500 से 700 लोग आते हैं और 500 से 700 लोग में भी 50 आदमी रिपीट होके आते हैं कि मेरा काम मतलब अवसर नहीं मिला या कोई टाइम दे दिया गया है, ऐसे अवसर वो। लेकिन 450 से लोग दोबारा से मेरे पास वापस नहीं आते। वो तो मैं समझता हूँ कि या तो उनका काम हो गया है या अफसरों को कन्विंस करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। लेकिन 50 ही लोग मेरे पास आते हैं। वैसे मैंने वार्ड टू वार्ड भी लोगों के जाके सुना, अपने ग्रीवेंस सुनी है उन लोगों की। तो मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ और मुझे अगर संगठन दोबारा मौका देगा तो मैं दोबारा से चुनाव लड़ूंगा और अपने बाकी के जो काम है वो करूँगा। क्योंकि 2 साल जो है हमारे कोविड के अंदर ख़राब हो गए थे, वो उसको इसके लिए मेरे को दोबारा से चुनाव अगर मौका मिलेगा तो मैं गुड़गांव की जनता की सेवा करूँगा। कमल यादव का आना और गार्गी कक्कड़ का जाना अचानक सा हुआ, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं देखिए संगठन की एक ना टाइम पीरियड होता है। 3 साल का संगठन का पीरियड जो है गार्गी जी का ख़त्म हो गया था वो। और मेरे ख्याल 13-14 जिला अध्यक्ष बने हैं। इसी तरीके से ओपी धनखड़ जी का भी जब समय पूरा हो गया था तो नायब सिंह सैनी बने,
वो तो इसी तरीके से संगठन का काम चलता रहता है। और जितना गार्गी जी ने किया वो उनको धन्यवाद करता हूँ, और जो कमल यादव जी उसके आगे ही काम करेंगे तो उनको मैं साथ दूंगा। 2019 में जब सुधीर सिंगला जी को टिकट मिली, भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दी, तो क्या उसका कारण मानते हैं सुधीर सिंगला जी? पिता की छत्र छाया, पिता का बड़ा नाम, उनके संस्कार, उनके गुण, आरएसएस से जुड़ाव, क्या उसको 2019 में टिकट की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, पिताजी का तो जो मेरे पास छत्र छाया थी ही, उनका भी साथ मेरे को रहा, हमेशा रहेगा वो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मेरे प्रति जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर था, और माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद था कि जब ऊपर लिस्ट गई और माननीय मोदी जी ने जब वहाँ देखा, पिताजी का नाम देखा, तो एक ईमानदार छवि का वो उनको मेरे को प्रतिनिधित्व चाहिए था उनको, और मेरे ख्याल उसी के अंदर ही मुझको सिलेक्ट किया गया था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मनोहर लाल जी का भी। तो अभी आपको क्या लग रहा है विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर, पहले क्या संभावना है, क्या लग रहा है आपको? जो देखिए, हमने तो, सरकार ने तो ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भी एक बार मोदी जी अगर ये ठीक समझेंगे तो एमपी के चुनाव और एमएलए के चुनाव साथ करा लेंगे वो। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। तो हमने तो पन्ना प्रमुख का सम्मेलन सारे गुड़गांव हरियाणा के अंदर हमने लगभग करा ही दिया है। तो पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अगर एमपी के साथ चुनाव कराएंगे, एमएलए के, तो भी ठीक है, और नहीं तो अपने टाइम पे हो जाएंगे तो भी ठीक है। हम मनोहर सरकार की बड़ी उपलब्धियां आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, समग्र गुड़गांव के लिए, समग्र दक्षिण हरियाणा के लिए और समग्र हरियाणा के लिए। आप किस मामले में मनोहर सरकार को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं? पहले भी सरकारों का कामकाज देखा है आपने, कांग्रेस की सरकारों के कामकाज को भी आपने नज़दीक से देखा है, अनुभव किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, और एक हरियाणा एक हरियाणी के ऊपर वो टिके रहे। और 10 साल तक ये नहीं है कि रोहतक का मैं एमएलए या एमपी बन गया तो रोहतक का ही विकास कराया, क्षेत्रवाद को खत्म किया। क्षेत्रवाद को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, उपलब्धि इन्होंने ये किया कि हमने लगभग 2.25 लाख करीब वो जो नौकरियां दी हैं, उसके अंदर अब देखिए ना, एक सैनियों की, मैं राजेंद्र पार्क के अंदर गया, एक सैनियों की लड़की, उसने HCS पास कर दिया। वो कहती है कि मेरे पास खाने को पूरा रोटी नहीं है, मैं किसी को पैसे नहीं दे सकती। उसका मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसका चलाया अपने फेसबुक पे। तो इस तरीके के लोग भी जो हैं यहाँ क्वालिफाई हुए हैं। तो वो चयन प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। वो दूसरी बात, लोग कह रहे थे कि मारुति यहाँ से जा रही है। मारुति ने जिस तरीके से खरखोदा के अंदर नहीं, मारुति गुड़गांव में भी रही, मारुति मानेसर में भी है, और मारुति जो है खरखोदा में बन रही है। लोग कह रहे थे कि मारुति यहाँ से जाने का मतलब गुजरात में चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी। ऐसी बात नहीं है। मारुति ने अपना विस्तार किया है और विस्तार करने में बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो सरकार की है। लेकिन एक चीज तो करेंगे, औद्योगिक निवेश मेरे ख्याल से पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। कोई नए उद्योग आए हैं गुड़गांव में? नहीं लगे ना। मानेसर में फ्लिपकार्ट लगी है। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां लगी हैं। आप मेरी बात काटिए, मैं तो सुनी सुनाई कह रहा हूँ। नहीं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी लगी है, मारुति लगी है। वो तो बहुत मानेसर के अंदर हमारे पास जो है वो पिछली बार जो है वो हरियाणा थीम के नाम से, हरियाणा वाइब्रेंट के नाम से, मैं तो समझता हूँ हरियाणा वाइब्रेंट हमेशा ही रहा है। एक बड़ी समस्या लोगों की आती है, नए हाईवेज बन रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। कनेक्टिविटी गुड़गांव से आपने बताई, दौसा होते हुए मुंबई के लिए भी बन गई है। लेकिन जब हम अपना दिल्ली जयपुर हाईवे देखते हैं, आप इस पर रेवाड़ी जाना हो, जयपुर जाना हो, तो धारवाड़ा तक बड़ी परेशानी ही रहती है। क्या कभी आपको लगता नहीं कि ये जाम की जो समस्या है, ये इस महानगर की मिलेनियम सिटी की छवि को खराब कर रही है? देखिए वैद साहब, 500 गाड़ियों की कैपेसिटी चलाने की है वो, और गाड़ियां 2000 गाड़ियां चलाएंगे तो जाम तो लगेगा ना जी, नेचुरल है। कितनी भी, अब आप देखिए, वैसे हम बता रहा हूँ, देखिए गांव के अंदर जाया करते थे हम, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। आज तो जो है डब्बे से डब्बे बना के मल्टी स्टोरी बना दिए, उसके अंदर लोग रह रहे हैं। वो तो जाम की बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमारे यहाँ
लोग जो कानून जो है, जो गाड़ी जो चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं उसको भी फॉलो नहीं करते वो, और थोड़ा से गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं वो, लेकिन थोड़ा सा जाम की व्यवस्था जो है, कट जो है, मैंने पिछली बार जो है कुछ इलीगल कट जो है लोगों ने खोल रखे हैं, उसके लिए विधानसभा में मैंने उठाया था कि इतने इलीगल कट बना रखे हैं और इतनी भी डेथ हमारे यहाँ हो गई हैं। वो पूरे हरियाणा का चार्ट दिया था मैंने मुख्यमंत्री जी को, वो तो ये भी वजह है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बेटर व्यवस्था बनी हुई। आप डेथ चार्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे लास्ट को थोड़ा और बढ़ाना पड़ गया है। गुड़गांव से लेकर के मानेसर यहाँ तक जो डेली पैसेंजर्स जाते हैं, हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। जैसे अभी मेरठ तक तो 17 किलोमीटर का कॉरिडोर उसका शुरू कर दिया, बहुत पुराना है, काम नहीं हो पाया है। दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू रेवाड़ी वाया पचगांव और SNB नाम दिया, शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड, वहाँ तक वो कॉरिडोर पहुँचना था। प्रथम चरण में अब सुन रहे हैं उसको कट करके धारोड़ा कर दिया, लेकिन एक पिलर भी अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। उसे लेकर के आपकी तरफ से कोई पैरवी? ये एक्सीडेंट का बड़ा कारण है डेली। देखिए, मेरे को इस विषय पे जानकारी भी नहीं थी, आज आपने बताया है। अगले इंटरव्यू से पहले मैं इसके ऊपर काम भी कर दूंगा और चिट्ठी भी लिख दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिल भी लूंगा। बहुत एक्सीडेंट रुक जाएंगे, पर्यावरण बढ़िया हो जाएगा। RRTS पेंडिंग प्रोजेक्ट है। आप सिंगला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद NJP से बातचीत के लिए, NJP को समय देने के लिए।